हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पाठ 1 है और ये लेक्चर नंबर 1 भी है। ठीक है, पाठ 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी हम रुके हुए आवेश के बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? वैद्युत जो हम यूज करते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा से हमारे जीवन बहुत ही आसान हो गया, मतलब बहुत सारे लाभदायक हमारे लिए वैद्युत ऊर्जा है और हम वैद्युत ऊर्जा का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जनक कौन थे? इसके जनक कौन थे? ग्रीक के पारदर्शनिक थेल्स थे। ठीक है, पारदर्शनिक थेल्स थे वो, जो इनके जनक थे ये थेल्स थे। इन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले ही, आज से 2500 2600 वर्ष पहले ही एक अंबर अंबर एक पदार्थ है जो कठोर होता है, पीला भूरा कलर का। ठीक है, ये अंबर से उन्होंने ऊन पे रगड़ा तो उससे में एक हल्की वस्तु अपने ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्या हुआ जब उन्होंने एक अंबर को, जो कि अंबर एक पदार्थ है जो एक कठोर पदार्थ है, वो उसका रंग पीला भूरा कलर का। ठीक है, उन्होंने जब उस अंबर को एक ऊन पे रगड़ा तो क्या हुआ कि हल्के वस्तुओं उस अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें आ गया। ठीक, जिस तरह अब अभी हम लोग क्या करते हैं, बालों में अगर हम इसको रगड़े हैं, फिर कागज के टुकड़े को हम लोग अपने मतलब उसके करीब ले जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षित होने लगती है। इसी प्रकार उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। ठीक ठीक है, इसी चीज को कुछ समय अंतराल के बाद, काफी समय अंतराल के बाद, सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने ये प्रयोग करके देखा कि सिर्फ अंबर ही नहीं, उसी तरह से कुछ और भी पदार्थ जैसे कांच हो गया, अबनूस हो गया, ठीक है, गंधक हो गया, ये सारी चीजें उसी के बाद ही व्यवहार करती है। जब इससे भी किसी चीज से रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो क्या होता है, इसमें भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें ग्रीक भाषा में अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किस भाषा में? अंबर को अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन वाला जो ये गुण, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जब किसी वस्तु में आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वस्तु आवेशित हो गया। ठीक, अब तो यहां तक हमें पता हो गया कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन थे, ये सारी चीजें, ये कहानियां थी। ठीक है, इसको हमने बता दिया। तो अब हम फाइनली पहुंचेंगे किस पे? वैद्युत आवेश। आवेश होता क्या है? ठीक है, आवेश क्या है? जैसे क्या हुआ था ना कि जब अपनी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उस पदार्थ में आ जाता है तो क्या कहते हैं, वो पदार्थ आवेशित हो गया। ठीक है, वो पदार्थ आवेशित हो गया। ठीक, कैसे आवेशित हो गया? कैसे आवेशित हो गया? देखिए, जब जब हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जाता है, जिससे पदार्थ आवेशित हो जाता है। ठीक है, जिससे पदार्थ आवेशित हो जाता है। दो पदार्थ अगर हम उसको आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं ये कि ये आवेशित हो गया। ठीक है, आवेश पदार्थ में उत्पन्न वो वह गुण है। अगर हम वह आवेश की परिभाषा लिखें तो क्या होगा?
आवेश क्या है? जो किसी पदार्थ पे उत्पन्न हुआ वह गुण है जो दूसरे पदार्थ पर क्या करता है? वो बल लगाता है। ठीक है, अब वो बल आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। अब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कैसे हो सकता है? देखिए, आवेश जो है ना, वो आवेश ये भी दो प्रकार के होता है, एक प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। ठीक है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश, ये दोनों दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब हमें पता चलेगा कैसे कि क्या कौन सा धन आवेश है, कौन सा ऋण, मतलब किस पदार्थ पे धन आवेश आया है, किस पदार्थ पे ऋण आवेश आया है। तो देखिए, एक चीज हम बताते हैं, जब हम कांच की छड़ को, कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की छड़, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं, किस पे? रेशम पे। ठीक है, कांच की छड़ को जब रेशम पे रगड़ते हैं तो क्या होता है? कांच का जो छड़ होता है ना, उस पे प्लस चार्ज हो जाता है। अब प्लस चार्ज कैसे हो जाता है? प्लस चार्ज कैसे हो जाता है? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं, कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाते हैं तो धनावेश हो जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें गया, तो इसमें अधिक हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, अगर वहीं नीचे बात किया जाए, अगर हम आबनूस की छड़ को, आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से, अगर हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो क्या होगा? आबनूस की छड़ ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, ऋण आवेश हो जाएगा, आबनूस की छड़ पे ऋण आवेश आ जाएगा, और बिल्ली के खाल पे प्लस चार्ज होगा। ठीक, अब कैसे होगा? जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे ना, तो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के आबनूस की छड़ में चला आएगा, बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आबनूस की छड़ में चला आएगा, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जिससे ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, और ये धनावेशित हो जाएगा। ठीक, अब धनावेशित ऋणावेशित, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणात्मक होता है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां वो धनात्मक होता है। ठीक है, अगर दो पदार्थ हैं, कोई दो पदार्थ है, ठीक है, ये दोनों पदार्थ को अगर हमने रगड़ दिया, और ये भी है, यहां इलेक्ट्रॉन थे, मान लो इसके यहां इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहां भी इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं। ठीक, इस पे इलेक्ट्रॉन 4, इस पे जब इनको हम घर्षण कराएंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें अगर आ गया, अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिससे ये ऋणात्मक हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये धनात्मक। कैसे होगा? अब देखिए, परमाणु है, परमाणु, परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों चीज पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतनी संख्या में वहां उसमें प्रोटॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋणात्मक चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। ठीक, और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ये उदासीन होता है, मतलब इस ये आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। ठीक, न्यूट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है,
और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं। परमाणु के बीच में एक भारी भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। ठीक है, अभी हमने बताया कि परमाणु में क्या क्या होते हैं। ये कोई परमाणु है, इसके बीच में एक भारी नाभिक होगा। ठीक, और नाभिक में कौन कौन होंगे, न्यूट्रॉन बैठेंगे और प्रोटॉन बैठेंगे। ये दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, ये नाभिक में रहते हैं और नाभिक में साथ ही में रहते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये इसको छोड़ के जाता नहीं है। ठीक है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, जितनी मात्रा में परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी मात्रा में प्रोटॉन भी होंगे। इससे परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है परमाणु, परमाणु क्या है, उदासीन है। अगर हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ें, दो पदार्थ को अगर हम आपस में रगड़ें, अगर हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आया 10 इलेक्ट्रॉन, कितना 10, तो ये माइनस चार्ज इस पे कितना होगा 10, और इस पे 10 धन आयन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो 10 प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी नहीं कि नहीं, इस पे धन चार्ज आ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए जिसके कारण यहां माइनस चार्ज आ गया। ठीक, अगर इन दोनों को मिलाएंगे प्लस 10 माइनस 10, आपको क्या मिलेगा, जीरो। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। उससे पहले ही, रगड़ने के पहले ही यहां पे भी जीरो आवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, जब बताया गया जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पे धन आवेश होता है, मान लो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन पे 5 है, इलेक्ट्रॉन में मतलब जो भी आवेश है वो 5 है, तो प्रोटॉन पे भी 5 होंगे ना, दोनों मिलके क्या हो गए, जीरो। उसी प्रकार रगड़ने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जितना निकला उतना ही तो यहां जाएगा, और जितना जाएगा उतना इस पदार्थ पे माइनस चार्ज आ जाएंगे और इस पदार्थ पे क्या होगा, धन चार्ज आ गया। अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे फिर भी जीरो, और यहाँ परमाणु उदासीन है, ये है, यहाँ तो आवेश पूरा परमाणु उदासीन है तो इस पे कोई चार्ज है ये नहीं है। अगर जितना, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है उतना प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक, अब बात करें कि आवेश की मात्रा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम। अगर बात किया जाए आवेश के मात्रक की, तो वो क्या होता है, कूलाम होता है। इसको हम कैपिटल सी से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्यू बराबर आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, अगर यहां से आप विद्युत धारा देखेंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा बराबर क्या होगा? आवेश बटे समय। देखिए विद्युत धारा हम ज्ञात कर रहे हैं, अगर समय को इधर लेके आएंगे तो ये आवेश के उसमें जाएगा नीचे, आवेश बटे समय। ठीक, अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक, तब तो अगर एक परिभाषा अगर लिखना तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। और एक परिभाषा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह के? आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे? आई बराबर आवेश को हम स्मॉल क्यू से और ये समय को टी से। क्यू बराबर सॉरी आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक, इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक, वो एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगर एक एम्पियर धारा कब प्रवाहित होगी तो बताया जाए थोड़ा सा इसके बारे में कि एक एम्पियर की धारा कब प्रवाहित होगी। एक एम्पियर की धारा कब प्रवाहित होगी? देखिए कब प्रवाहित होगी। देखिए एक एम्पियर धारा कब प्रवाहित हो रही है उसको हम कैसे पता करें? अगर देखिए कोई चालक दो है, दो चालक है, इस चालक के बीच की जो दूरी होगी ना वो 1 मीटर हो। दो चालक है, दो चालक को इस प्रकार रखा गया है कि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, वो दोनों सेम हो। यानी जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है वही इसमें प्रवाहित की जाए, ना कि इसमें अलग धारा प्रवाहित की जाए, इसमें दूसरी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। अगर ऐसे होगा तो हम 1 एम्पियर नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। ठीक, देखिए 1 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, इसमें सेम वैद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तब अगर इस चालक के प्रति मीटर यानी हर 1 मीटर दूरी पर, हर 1 मीटर दूरी में 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न हो रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, क्या कहेंगे हम? 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक, विद्युत जैसे विद्युत आवेश का संरक्षण कि आवेश, अगर इसका हम परिभाषा देखें कि अगर कभी पूछ लिया विद्युत आवेश संरक्षण क्या है तो आप क्या कहेंगे? विद्युत आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम विनाश कर सकते हैं। ठीक, विद्युत आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। अब कहेंगे कैसे? ठीक, अगर ये चीज यह है कि हम जितना, अगर हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है? एक पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना उस पदार्थ पे धन आवेश आ जाता है और जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे जाता है उतना उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेते हैं, ठीक, हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं, ठीक, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और पॉजिट्रॉन लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश होता है पॉजिट्रॉन पे उतना ही धन आवेश होता है।
जब हम इन दोनों को अत्यंत करीब लाते हैं ना, तो ये एक दूसरे का विनाश कर देता है। क्या कर देता है? हम एक दूसरे का विनाश कर देता है। ठीक है, इससे पहले भी इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज था उतना पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज था। अगर हम इन दोनों को मिलाते तभी ये शून्य हो जाते। ठीक, इन दोनों के आवेश को मिलाते तभी शून्य हो जाते। लेकिन जब हम इन दोनों को करीब लेके आते हैं तो ये दोनों दूसरे, इन दोनों आपस में इन दूसरे को विनाश, मतलब एकदम विनाश कर देते हैं। फिर भी आवेश शून्य है दोनों पे। ठीक है, लेकिन विनाश करने के बाद एक चीज उत्पन्न करते हैं, वो क्या है? 2 गामा फोटॉन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या? 2 गामा फोटॉन ऊर्जा। दो गामा फोटॉन ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब हम करीब लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश होता है उतना पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होता है। इन दोनों को जब हम करीब लाते हैं ना, अत्यंत करीब लाने के बाद ये एक दूसरे को विनाश कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले भी इन दोनों पे चार्ज 0 था। इन दोनों को जब मिलाते तो चार्ज 0। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे 10 ऋण आवेश है तो पॉजिट्रॉन पे 10 प्लस आवेश होगा। इन दोनों को आप मिलाइए, -10 + 10 इक्वल 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को आवेश को ना मिला के इन दोनों को करीब लेके आते हैं तो क्या होता है? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं। फिर भी उस पे 0 ही आवेश रहेगा। जब विनाश कर दिए तो उस पे आवेश बचा नहीं? बचा। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद एक चीज हमें बना, वो क्या है? 2 गामा फोटॉन ऊर्जा। ठीक है, इससे हमें स्पष्ट होता है कि हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को विनाश कर सकते हैं। ठीक है, यही है विद्युत आवेश संरक्षण। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो पहला लेक्चर विद्युत आवेश का संरक्षण तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और जो भी पढ़ाया गया है समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।